हेलो बच्चों, उम्मीद करती है आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज के हम बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है। कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए जो चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, उस रसायन चैप्टर का क्या है आज का अगला लेक्चर। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो क्या है भैया, निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है सबसे ज़्यादा सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। उन सवालों को भी आज हम कराएंगे इसी सेशन में। तो ये निर्नष्ट समीकरण क्यों दिया गया, किसने दिया और कैसे दिया, सर कौन सा समीकरण बनाया, इसके आधार पर कैसी बातें की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोगों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से आना, देर मत करना, कॉपी पे लेकर के आना, खाली हाथ आना मत। क्या हुआ सर, देखते हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए हम बात करते हैं सर निर्नष्ट समीकरण क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे, क्या निर्नष्ट समीकरण। जी सर, क्या होगा सर निर्नष्ट समीकरण। कंप्यूटर महोदय कहाँ रख दिए भाई पेन। निर्नष्ट समीकरण के बारे में अगर बात की जाए तो क्या होगा, देखते हैं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला आपका टॉपिक है आज का जो है टॉपिक आज का जो टॉपिक होगा, ए भाई ये तो हो गया, पेन अलग है सर, पेन अलग है, इसमें इसको चेंज करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो भैया क्या है, टॉपिक निर्नष्ट समीकरण। क्या, निर्नष्ट समीकरण। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सर निर्नष्ट समीकरण जो हमारा है उस कैसे वो आया, क्यों दिया गया, इसका रीजन क्या था भाई, इसका रीजन क्या था। सब लोग हेडिंग डालेंगे जल्दी से। पेन कहाँ गया, जल्दी से हेडिंग डाल लो, उसके बारे में बात करते हैं आगे। जल्दी से आना। देखो अब बात करते हैं सर निर्नष्ट समीकरण क्यों दिया गया, क्यों दिया गया भाई, इसका रीजन क्या था। सबसे पहले आपने अभी हमने पढ़ाया था आपको क्या है, इसके अगले वीडियो में कौन सा, मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव जब पढ़ा दिया था उसमें कहा गया था कि यदि वैद्युत अपघटनी जो सेल हमारा होता है उसमें भैया क्या, या रासायनिक सेल जो हमारे होते हैं उसके बारे में बात की गई थी। तो कहा गया था कि जब समान ताप और दाब पर क्या है, विलयन की सांद्रता इकाई हो, यानी इकाई सांद्रता पर, उस समय जो इलेक्ट्रोड का विभव होता है उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये बात हो गई। ये कब हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव, तब कहा गया जब आपका कंडीशन लगाया गया कि हमारा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वायुमंडलीय ताप क्या है सर, वायुमंडलीय ताप क्या, 1 एटीएम होना चाहिए, विलयन की सांद्रता 1 इकाई होनी चाहिए, तब आपका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है भैया वो बताया गया। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखा रहता है, जिसका नाम होता है मानक अपचयन विभव के नाम से। यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव लिखे होते हैं। सर कौन से इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या मानक अपचयन विभव। अब ये बात आती है कि सर मानक अपचयन विभव तब लिखा रहेगा जब आपका विलयन क्या है, कंडीशन पर हो। कंडीशन का मतलब तापमान इतना फिक्स हो 25 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 एटीएम फिक्स हो, सांद्रता 1 इकाई फिक्स हो, तब आपका क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका लिखा रहता है, मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत पॉइंट वाली बात है, इसको मैं लिखूंगा नहीं थ्योरी, ये कहानी की तरह सुना देता हूं। लेकिन जब हमारे पास अगर ये कंडीशन ना हो, क्या सर ये कंडीशन ना हो, सपोज दैट विलयन की सांद्रता कुछ और हो, 1 इकाई ना हो, तापमान सर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो सकता है, दाब उसका जो है 1 एटीएम से कम या ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कंडीशन जो आपका समान ताप और दाब था या मानक ताप दाब था, उस समय आपका वो कंडीशन ना हो। अगर नहीं होगा तब आपका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो अलग होगा। अब वो अलग इलेक्ट्रोड विभव होगा तो वो आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि किसी श्रेणी में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ना तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मिलेगा, ना किसी और श्रेणी में मिलेगा। इसके लिए यानी इस प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के लिए निर्नष्ट नामक एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा कि यदि विलयन का कंडीशन अलग अलग हो, मतलब मानक ताप और दाब ना हो, उस समय उस इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हम एक समीकरण देते हैं और उस समीकरण को कहा जाता है निर्नष्ट समीकरण कहा जाता है। क्या कहा गया सर, उस समय जब इलेक्ट्रोड विभव दिया गया तो उस इलेक्ट्रोड विभव को निकालने के लिए एक समीकरण दिया गया, उस समीकरण का नाम आया निर्नष्ट समीकरण। क्यों आया, क्योंकि निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने यह समीकरण दिया था। अब बात आती सर आगे देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले यहां से हम लिख लेंगे, यदि विलयन, ध्यान से सुनना, यदि विलयन में है ना, विलयन मानक अवस्था में ना हो, मानक अवस्था, यहां से लिखता हूं, मानक अवस्था में ना हो, तब उस विलयन के धातु
धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, क्या सर, इलेक्ट्रोड विभव है ना, ज्ञात करने के लिए, ध्यान से सुनना, ज्ञात करने के लिए नेर्नस्ट ने, क्या सर, नेर्नस्ट ने एक समीकरण दिया, ध्यान से सुनना, एक समीकरण दिया जिसे नेर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। नेर्नस्ट समीकरण कहा जाता है। बस इतना आराम से लिखना है, और वो समीकरण क्या होगा उसके बारे में हम बताते हैं क्या होगा। पहली बात ये कहानी होगी सर नेर्नस्ट समीकरण आया क्यों आया, जो मैंने सुनाया। आपके वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो इलेक्ट्रोड विभव दिया रहता है वह इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जिसे मानक अपचयन विभव के नाम से जाना जाता है। कब होगा, जब विलयन की सांद्रता 1 इकाई होगी, तापमान उसका 25 डिग्री सेल्सियस होगा, उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी 1 केटीएम दाब होगा, तब आपका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो मानक अपचयन विभव होता है, इसलिए उसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपका विलयन अलग अलग कंडीशन पर हो, जिसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, एटीएम हमारा यानी दाब जो है उसका 1 केटीएम ना हो, सांद्रता उसकी 1 इकाई ना हो, तब उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तब उसी को ज्ञात करने के लिए नेर्नस्ट ने एक समीकरण बनाया, और उस समीकरण को कहा नेर्नस्ट समीकरण कहा। क्या कहा, उसी को ज्ञात करने के लिए नेर्नस्ट ने एक समीकरण दिया, और उस समीकरण को नेर्नस्ट समीकरण कहा गया। आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं सर क्या होता है, इसके बारे में आगे कहानी क्या होगी इसकी। आइए हम चले आगे। सर हो गया। अब देखिए नेर्नस्ट समीकरण दिया किसने दिया, नेर्नस्ट ने दिया। और कौन सा समीकरण दिया, आइए हम इस समीकरण को लिख देते हैं। सर क्या है, आपके सामने नेर्नस्ट समीकरण जो होगा हमारा वो ये होगा कि ई सेल, अर्थात हम कह सकते हैं ई बराबर ई सेल, या किसी रासायनिक अपक्रिया में ले लो भैया, किसी रासायनिक अपक्रिया में, यहां से लिख लेते हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अपक्रिया में क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया में यदि ताप कैपिटल टी है ना, और इलेक्ट्रोडों के मध्य है ना, इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थानांतरित आवेश क्या है, n हो, तब ध्यान से देखना सर क्या होगा, ई सेल बराबर, यही समीकरण पकड़ दो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या है, आर टी अपॉन एन एफ, जहां एफ क्या है फैराडे नियतांक, फिर क्या होगा एल एन क्या है अपचयित अवस्था, क्या सर अपचयित अवस्था, जिसे कहा जाएगा सर अपचयित अवस्था। क्या है अपचयित अवस्था, अर्थात ऑक्सीकृत अवस्था नीचे हो जाएगी, अपचयित अवस्था नहीं, अपचयित नहीं होगा, अपचायक अवस्था, अपचायक अवस्था की सांद्रता बटे नीचे क्या होगा, ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता, ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता। यहां से बस इतना लिखना है। अभी मैं इन सब की बातों को एक एक करके डिस्कस कर देता हूं। देखिए सबसे पहला फार्मूला आपका ये आएगा, यानी एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपका नेर्नस्ट समीकरण का ये होता है। इसमें मैं एक एक करके बता देता हूं कौन क्या है। सर ध्यान से सुनना इस बात को कि आपके पास ई सेल जो आपका है, यानी कि विलयन का इलेक्ट्रोड विभव, या कह सकते हो सेल का इलेक्ट्रोड विभव, या सेल का विभव कब, जब उसका तापमान अलग हो, क्या उसमें आवेश का स्थानांतरण यन हो, उसका क्या दाब जो है वो अलग अलग हो, 1 एटीएम दाब ना हो, उसकी सांद्रताएं जो होती है उस विलयन में वो अलग अलग हो, उस समय क्या भैया आपका जो विभव होगा वो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ये आपका मानक अपचयन विभव माना जाएगा, जो आपको आवर्त इसमें किसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात होती माइनस आर टी अपॉन एन एफ। आर क्या है, रेडबर्ग नियतांक है आपको पता है, और टी क्या है, तापमान है, परम तापमान, एन क्या है
आवेश का स्थानांतरण यानी कि आवेशों की संख्या है, और एफ क्या है, फैराडे नियतांक है। उसके बाद ln आपका है लॉगरिथमिक मान जो आपका आता है। उसके बाद क्या सर, अपचायक की अवस्था और ऑक्सीकारक की अवस्था। अपचायक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ की अवस्था जो ऑक्सीकृत हो जाता है, बात को सुनना ध्यान से, ऐसे पदार्थ की अवस्था जो ऑक्सीकृत हो जाता है, और नीचे ऑक्सीकारक का मतलब ऐसे पदार्थ की अवस्था, ऐसे पदार्थ की सांद्रता जो अपचयित हो जाता है। क्या, जो अपचयित हो जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको रासायनिक अपक्रिया जब बताई गई थी सेल में, तो वहां दो तरह की अपक्रियाएं हुई थी, एक ऑक्सीकरण वाली, एक अपचयन वाली। याद है या नहीं याद है, बताओ जल्दी से, याद है या नहीं याद है? दो तरह की हुई थी अपक्रियाएं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं सर, ध्यान से सुनना। चलें आगे, इन सबको लिख देता हूं एक एक करके सर, 1 2 3 और 3 2 1, एक एक करके लिख देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिए अभी, लो स्क्रीनशॉट ले लो पहले मेरे लाल बाल गोपाल, ले लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नहीं दिक्कत हो जाएगी। चलो स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं आगे चलता हूं सर, इसके बारे में लिख देता हूं सर क्या क्या है ये, है ना, क्या से क्या। सर देखो क्या होगा, जहां जहां तहां, क्या जहां ई जो सेल है, क्या है क्या है क्या है क्या है ना, सेल विभव, सेल का सेल विभव, बस ऐसे लिख लो आराम से, सेल का सेल विभव। ई नॉट सेल जो हमारा है, सेल का मानक सेल विभव। क्या सर, मानक सेल विभव। अब इस बात को ध्यान देना, सेल विभव कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रोड भी लिखा रहता है, तो उससे आपको भयभीत नहीं होना। आप बोलोगे इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, बस इतना होगा। आगे सर, आर का मतलब होता है क्या, रिडबर्ग नियतांक। क्या, रिडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है सर, क्या होती है, अगर आप क्या है 8.314 लिखते हो तो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में होता है सर। और आर करके अगर आप 0.0 है ना 82 लिखते हो तब ये होता है कि आपका लीटर एटीएम है ना प्रति केल्विन प्रति मोल, ये होता है। इसे 1/12 भी लिख सकते हैं, है ना, इसे 1/12 भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में इस्तेमाल करना पड़ता है। आपका टी जो आपका होगा परम ताप, है ना, क्या होगा भैया, परम ताप। उसके बाद आपका एन क्या है, आवेशों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेशों की संख्या, कौन से आवेश होंगे, इलेक्ट्रोडों के मध्य जो इधर उधर स्थानांतरित होते हैं वही आवेश की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। बात को समझना, आवेशों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौन सी संख्या, वही इलेक्ट्रोड के मध्य जो इधर उधर जाते आते हैं। यफ आपका क्या होता है, फैराडे नियतांक। क्या सर, फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू आपको होती पता है, फैराडे नियतांक, जिसका एक एफ बराबर होता है 96,485 कूलाम होता है। क्या सर, कूलाम, लेकिन इसे लिखा जाता है आर करके। क्या सर, एक एफ बराबर 96,500 कूलाम। क्या ये लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये जो 485 अप्रॉक्सीमेट 500 के करीब है, इस वजह से ये आपका 96,485 ना लिख करके 96,500 लिखा जाता है। क्या आपको समझ में आया, जल्दी बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? फटाफट, एकदम आसान से सारी चीजें मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक एक करके समझ लेना है। फिर से मैं बता देता हूं, इस समीकरण में, ये अभी आपका स्टैंडर्ड समीकरण, इसका रूप अभी बदलेंगे हम धीरे धीरे, है ना, अभी हम धीरे 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 बदलेंगे और लास्ट में एक स्टैंडर्ड समीकरण छोड़ देंगे जहां से आपका न्यूमेरिकल लगता है। आपको भयभीत नहीं होना कि सर ये याद करें या कौन सा याद करें, नहीं, शुरुआत यहां से होती है, अंत कहां होगा वो मैं बताता हूं, और उसी अंत वाले फार्मूले को पकड़ करके आपको न्यूमेरिकल लगा के सिखा दूंगा, लगाना सिखा दूंगा, परेशान ना हो। देखिए ये क्या आपका ई सेल, यानी क्या लिखा, सेल का सेल विभव। भाई ये क्या लिखा है, ई नॉट सेल, सेल का मानक सेल, अगर नॉट आ गया तो मानक सेल विभव हो गया, बस। आर क्या, रिडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यू ये होती है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में 8.314, और अगर आप लीटर एटीएम प्रति केल्विन में करते हो तो वो 0.082 होगा। भाई ध्यान से सुनना, और उसी को 1/12 भी लिखा जाता है, अप्रोक्सीमेट, लगभग, है ना। आगे सर, आगे क्या होगा देखो, उसके बाद कैपिटल टी परमताप होता है जो केल्विन में लिखा जाता है। यानी क्या, आवेशों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन सी इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपका सेल विभव बताया गया था, इलेक्ट्रोड रखा गया था इधर इधर, कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड, जो रख करके एक सेल बनाया गया था हमने पिछली वीडियो में, उसी में वही उपकरण में कितना इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है ना, वो नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा एन का मान।
फैराडे नियतांक आपका फिक्स होता है, नियतांक वैल्यू होती है एफ का मान, और बाकी क्या है सर, और कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू दो तरह से होती है। आपकी बुक में ये होगा लेकिन लिखा जाता है ये क्यों, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उतनी होती है, कैलकुलेशन के लिए आसान होता है, इस वजह से लिखा जाता है। आगे चले सर, आ गया ठीक। अब देखो मैं बात करता हूं आगे, अब इसी को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चले 1 2 3 और 3 2। जल्दी से ध्यान से सुनना मेरी बातों को, 100% समझ में आएगा। न्यूमेरिकल नहीं लगेगा तो बताना फिर भाई, क्या सर लगेगा, सर कैसे नहीं लगेगा। 1 2 3 3 2 1। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपने ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल लिया और आर टी, क्या सर, आर टी अपॉन एन एफ, फिर एल एन, क्या बोला हमने, अपचायक अवस्था की सांद्रता, अपचायक अवस्था की सांद्रता बटे ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता, क्या, ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता, ये हो गया। अगर बात की जाए इसकी, इसमें से अगर हम इसी एल को लॉग बेस 10 में बदलना चाहें तो क्या होगा, देखो लॉग बेस 10 में अगर हम बदलना चाहें तो हम यहां से लिखेंगे वी नो दैट, ध्यान से सुनना, वी नो दैट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एल एन इजकल टू 2.303 है ना, लॉग बेस 10, यानी तुरंत हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। यानी एल एन को अगर आप गायब करोगे तो उसकी जगह पे आपको इतना वैल्यू रखना पड़ेगा लॉग बेस 10 में। तो क्या होगा, इसको मानो समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे सर, समीकरण नंबर 1, अर्थात क्या हो जाएगा सर, समीकरण 1 से, क्या है, समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा फिर से ई सेल बराबर ई नॉट सेल, क्या, माइनस क्या हो जाएगा सर, देखो आर टी पहले से था, एन एफ पहले से था, इसकी जगह पे हम रखेंगे 2.303 लॉग बेस 10, ऊपर होगा अपचायक की अवस्था, यानी अपचायक अवस्था की सांद्रता, जी सर, होल बाई ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता, ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता। क्या आपको समझ में आया, ये रख दिया मैंने। अब ये वैल्यू थोड़ा सा आगे आ जाएगी, क्या सर, थोड़ी सी आगे आ जाएगी, देखो ए ई सेल बराबर ई नॉट सेल, क्या सर, माइनस 2.303 आर टी बटे भैया जी, क्या हो जाएगा सर, एन एफ लॉग बेस 10, क्या हो जाएगा, अपचायक की अवस्था, यानी अपचायक अवस्था की सांद्रता, अपचायक अवस्था की सांद्रता बटे ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता, क्या सर, ऑक्सीकारक अवस्था की सांद्रता। ये आपको समझ में आ गया, ध्यान से सुनना, ध्यान से ये हो गया सर। अब देखो ध्यान से, इसमें मैं और क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं, क्या क्या करूंगा। यदि हमारा विलयन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, या यूं कह दो कि 27 डिग्री सेल्सियस हो, सपोज दैट, क्या सर, 27 डिग्री सेल्सियस हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, उस समय क्या होगा, हम उसको थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। आर की वैल्यू हम रख देंगे आपका, है ना, उसके बाद एन का मान क्या वैसे रहने दो, पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन एफ क्या है, नियतांक है, यानी ये 3 टर्म जो आपके हैं नियत हैं, क्या है, नियत है, फिक्स होगा उसका मान, आपको इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। अब बात याद है कि सर अगर फिक्स होगा तो कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, देख लो मेरे लाल बाल गोपाल, कैसे कैसे होगा, क्या होगा सर, क्या होगा सर, क्या होगा भाई, क्या होगा, हो गया। चले देखिए, इतना हो गया, इतना अगर हो गया तो फिर आगे हम बढ़ते हैं सर धीरे धीरे, है ना, हाँ चलो चले सर, अपचयित अवस्था, हाँ ठीक। आगे देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अपचायक यहां से क्या होगा सर, इसके बारे में बिल्कुल सही है, वो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से अपचयित होगा यार यहाँ, मेरे हिसाब से, चलो सही है, रहने दो, ये हो गया आपका। अब हमारे पास बात आती है कि सर आगे क्या होगा। देखिए
आगे अगर हम इस वैल्यू को रखना चाहें, क्या इस वैल्यू को रखना चाहें, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको ऐसे रहने दो, क्या अभी इसको ऐसे रहने दो, तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। आगे हम बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक अलग इलेक्ट्रोड आ जाता है, क्या कोई अलग एक इलेक्ट्रोड आता है, उस अलग इलेक्ट्रोड का मान रखने हैं, कैसे कैसे होगा, देखिए फार्मूला ड्राइव करना पूरी तरह से 1 2 3 3 2 1। यहां से लिखेंगे माना एक धातुयम का अर्ध अपक्रिया क्या होगा, मान लो धातुयम हमारे पास है, ये पहले इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुका होगा, है ना, ये एक्वसवें, और उसके बाद अगर ये n इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाता है, m सॉलिड बन जाता है। ध्यान से सुनना, क्या होगा, m सॉलिड हो जाता है, ये मान लो, ये रिएक्शन होगा। प्यार से सुनना, गलती नहीं होगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। ये फार्मूला मैं निकाल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ कैसे कैसे, जो लिखा वो भी सही है ना, उसके आधार पर एक नया फार्मूला बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल लगेगा। मान लो कोई धातुयम था, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाला होगा पहले से, अब उसे न्यूट्रल होना है अगर, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। यस सर, तो क्या किया कि सर ये पहले इलेक्ट्रॉन निकाल करके आयन बनाया था, अर्थात धनायन था, जब ये n इलेक्ट्रॉन निकाला था तो n इलेक्ट्रॉन लेगा और ले करके अपने आप को सॉलिड कर लेगा। ठीक, अब बात करो, देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीकारक, अर्थात क्या है सर, ये ऑक्सीकृत अवस्था है, ये अपचयित अवस्था है, क्या है, ये ऑक्सीकृत अवस्था, वो अपचयित अवस्था है। यहां से बात आती सर, ये क्या है आपकी ऑक्सीकृत अवस्था, इसको लिख लो क्योंकि काम आएगा अभी, ऑक्सीकृत अवस्था, है ना, जिसे कहा जाता है ऑक्सीकारक, ना 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 ना, ऑक्सीकृत अवस्था, ये आपका होगा अपचयित अवस्था, अपचयित अवस्था, ये हो गया। अब यहां से हम क्या है, समीकरण लिखेंगे अगर हम, है ना, तब निर्नष्ट समीकरण, तब इस इलेक्ट्रोड के लिए, क्या सर, इस इलेक्ट्रोड के लिए निर्नष्ट समीकरण, मान लो हमारे पास क्या था, E, अब देखना ध्यान से, ये m सॉलिड क्या था और किस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया। इसको हम लिखेंगे इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, और उसी इलेक्ट्रोड का क्या लिखेंगे हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर हमारे पास सेल रहता था तो सेल का मानक सेल विभव होता था, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब यहाँ लिखेंगे m n प्लस और m सॉलिड, ये हो गया, माइनस क्या हो जाएगा सर, 2.303 RT बटे NF, क्यों, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, ठीक। उसके बाद log बेस 10 ऊपर क्या होगा, अपचयित अवस्था की सांद्रता, क्या सर, अपचयित अवस्था की सांद्रता, और बटे ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता, क्या सर, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता, हो गया। ये तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यही तो लिखा था जी सर। अब इतनी बातें अगर आपको लिख उठी है तो थोड़ा सा ऊपर करो, इसको मैं बताता हूं। देखो, अब आपको केवल वैल्यू रखनी है, केवल और केवल वैल्यू रखनी है। सर ये चीज हो गया, क्या लिखा हमने, देखो जैसे यहां सेल विभव रहता था वैसे सेल का क्या है, इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का विभव होगा। यहां मानक सेल विभव होता था तो ये जो इलेक्ट्रोड अगर है धातु वाला तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। बाकी वैल्यू ये रहती थी आपकी, ये रहता था, ये रहता था। क्या आपको समझ में आ गया इतना? इतना आने के बाद आगे क्या होगा देखो ध्यान से। जब इतना हो गया, क्या दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत? सर अपचयित अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था, एक मिनट पीछे हो जाओ। पीछे क्या लिखा मैंने? अरे यार, ओहो, परेशान ना हो भाई, परेशान ना हो, लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ मेरे लाल बाल गोपाल। लो, हो गया। सर थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा ऑक्सीकृत, देख रहे हो जल्दबाजी में यही होता है ना? बस, और कहीं लिखा था? सर पीछे भी लिखा है। अरे यार,
सर यहाँ चेंज कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। लो हो गया ठीक। अब तो नहीं गड़बड़ होगा ना, अब तो नहीं होगा मेरे भाई, अब तो नहीं है कहीं, हाँ सही है सर, सब कुछ सही है ठीक। तो क्या हुआ कि सर इसमें आ गया, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। देखो वैल्यू क्या रखेंगे भैया, ई आपका एम एन प्लस फिर एम सॉलिड इजकल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव उस धातु का, माना जो हमारे पास धातु था उसी के बारे में, उसके बाद माइनस में 2.303 क्या हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ, उसके बाद लॉग बेस 10। अब यहाँ जो वैल्यू रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, अपचयित अवस्था कौन है, यम सॉलिड है, क्या है सर यम सॉलिड, अर्थात सॉलिड की सांद्रता अर्थात धातु जो ठोस अवस्था में उसकी सांद्रता, बटे अक्षीकृत कौन है ये वाला है, तो इसको हम नीचे रख देंगे सर, इसकी सांद्रता धनायन वाले की सांद्रता। हो गया। इतना लिखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब ये जो समीकरण है, मान लो माना सपोज दैट ये जो समीकरण हमारा है, इस समीकरण का केस क्या है आपका 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, फैराडे नियतांक नियत है 96,500, आर की वैल्यू क्या है 8.314, ये भी नियत है। आपका जो ठोस अवस्था है, ये बात नोट कर लेना, मैं अभी लिख देता हूं कि कहीं भी अगर कोई पदार्थ कोई भी धातु ठोस अवस्था में है तो उसकी सांद्रता हमेशा एक इकाई ली जाती है, क्या सदैव एक इकाई लिया जाता है, इस बात को नोट कर लेना। क्या भाई, कोई भी धातु हो ठोस अवस्था में अगर लिखा है तो उसकी सांद्रता उस समय एक इकाई होती है, बस खत्म हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करें, ऊपर क्या करें अगली स्लाइड में ले लेते हैं, ऊपर ना करो, चलो 1 2 3 3 2 1। सर अगर हम बात करें कि सर धातु के लिए क्या यम प्लस और एम सॉलिड इजिकल टू नॉट एम प्लस एन, उसके बाद एम सॉलिड माइनस में 2.303 आर टी बटे एन एफ हो गया लॉग बेस 10। ऊपर क्या था सॉलिड आयन की सांद्रता मतलब सॉलिड, और फिर नीचे क्या था आयन की सांद्रता। हो गया। ये लिखने के बाद अगर अब मैं लिखूं इसमें समीकरण नंबर 2 मान करके, समीकरण नंबर 2 मान करके, 2 क्या है मानो यार, इसको एक नया समीकरण मानो ना, एक उदाहरण के केस में यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना है ना, धातु इलेक्ट्रोड के अपक्रिया के दौरान, क्या सर अर्ध अपक्रिया के दौरान ताप क्या है आपका 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा, हाँ सर। और आर की वैल्यू आपको तो नियत है ना, आपका क्या है आर नियतांक है, और नियतांक की वैल्यू आपका 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो गया, ये हो गया सर आपका। और एफ का मान जो होता है ये भी क्या है एक नियतांक है, और एक नियतांक है तो इसका मान क्या होगा 96,500, क्या लिखेंगे सर 96,500 कूलाम हो गया। सबका मान समीकरण 1 में रखने पर क्या सबका मान समीकरण क्या सर समीकरण 1 में रखने पर, जी सर क्या होगा रखने पर। अब हम रखेंगे तो कितना कितना आएगा जरा ध्यान से सुनना, देख लो मेरे भाई समीकरण 1 वो ऊपर दिख रहा है। और एक चीज और यहाँ हम नोट में लिखेंगे, सर ये नोट में लिख लो कभी भी, है ना, क्या है ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता, ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता एक इकाई मानी जाती है। हो गया, ये चीज आपका कॉमन पॉइंट होगा। इसका मतलब है कि भैया जी यहां से लिखेंगे यम सॉलिड की जो सांद्रता है वो 1 है, क्या है 1 है बस, और कुछ नहीं उससे ज्यादा लिखना है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं सभी का मान रखते हैं, देखो ई एम प्लस एन उसके बाद यम सॉलिड इजकल टू ई नॉट एम प्लस एन फिर क्या है एम सॉलिड माइनस में 2.303 गुड़े आर का मान 8.314 गुड़े टी का मान 298 केल्विन बटे सर एन का मान ऐसे रहने दो, उसके बाद 96,500 रख दिया,
लॉग बेस 10, ऊपर क्या रखेंगे 1, क्यों? क्योंकि एम सॉलिड की सांद्रता सर 1 होती है, तो वहां रखेंगे 1, और नीचे वाले को ऐसे लिख लो प्यार से। सर ये किस में है? इक्वस में है, इसको ऐसे प्यार से मैंने लिख लिया। अब बताओ ये क्या हुआ सर? इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसके बारे में अगर बात किया जाए, है ना, समझ में आ रहा ना? अभी मैं क्वेश्चन लगाता हूं, एकदम समापन की तरफ हम चल रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे लगवाऊंगा, परेशान नहीं होना आपको। क्या सर क्वेश्चन लगेगा? लगेगा लगेगा। इधर आओ, चलें आगे। 1 2 3 3 2 1 नोट करो, इतना जल्दी से नोट करो, उसके बाद बात करते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए ध्यान देना। सर इसमें जितनी वैल्यू कॉमन है सर, ये यहां से लेके ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आता है मान, उसको मैं लिखता हूं डायरेक्ट। आप लिखोगे खुद, क्या सर? आप खुद ब खुद लिखोगे। सर क्या होगा? आफ्टर सॉल्विंग, है ना, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई मेरे लाल बाल गोपाल? ए प्यार से थोड़ा सा, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा आपका। उसके बाद ये हो जाएगा एम सॉलिड माइनस में, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 0.0591 होल बाई सर एन हो गया, लॉग बेस 10, ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा सर? एम धातु सॉलिड अर्थात सॉरी एम धातु आयन इक्वस की सांद्रता हो गया। ये आपका एक नया फार्मूला बना, और ये नया फार्मूला है। अब इसके आधार पे आगे का फार्मूला बनेगा। क्या सर? इसके आधार पे आगे का फार्मूला बनेगा। इसको भी आप क्या करो, नोट करो। ये किसी एक पार्टिकुलर धातु की बात कर रहा है। क्या? किसी एक धातु के लिए इलेक्ट्रोड विभव जो होगा बिना किसी कंडीशन का, उस समय उसका निर्णय समीकरण ये होगा। क्या सर? किसी एक धातु के लिए उसका निर्णय समीकरण ये होगा, ये होगा। अब इसके आधार पर हम आगे आगे चलते हैं। क्या सर? आगे हम चलेंगे, यानी सर आगे देखो क्या से क्या हो गए देखते देखते। आ जाओ, चलें आगे। यस सर, इसके आधार पर हम अगर बात करें कि सर मान लो जिंक हमारा इलेक्ट्रोड है कोई, उसकी इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। कॉपर हमारा है तो कॉपर इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, उसका निर्णय समीकरण क्या होगा। सवाल कभी कभी आ जाता है कि जिंक धातु के लिए निर्णय समीकरण क्या होगा, कॉपर धातु के लिए निर्णय समीकरण क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलें आगे। सर समझ में आ गया, चलो आगे। 1 2 3 और 3 2 1 चल मेरे भाई, टिक टिक टिक, चल मेरे भाई, टिक टिक टिक। 1 2 3 3 2 1। सर अब हम बात करेंगे सर इसी प्रकार, क्या है, इसी प्रकार यानी उसी समीकरण के आधार पर, इसी प्रकार जिंक के लिए, क्या सर, जिंक के लिए निर्नष्ट समीकरण, प्यार से सुनना, निर्नष्ट समीकरण ध्यान से देखना एकदम। सर निर्नष्ट समीकरण क्या होगा जिंक के लिए? सबसे पहले आप जिंक धातु को लिख लो ऐसे। सर जिंक धातु क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, नहीं, हाँ सर, पहले धातु आयन देता है, फिर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर देता है ना। ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। इतना काम करने के बाद प्यार से सुनना मेरे लाल बाल गोपाल, है ना, प्यार से सुनना मेरे लाल बाल गोपाल। आइए बात करते हैं सर कैसे कैसे क्या होगा। सुनाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ पहले, समझ में आ रहा है ना? यस सर समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम बताएंगे आपको। चलें, चलो 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 सर, चलो चलो चलो, ठीक, ये काम हो गया सर। आगे हम बढ़ते हैं सर धीरे धीरे। क्या ये होता है? हाँ, क्या 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये जिंक क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक, इतना काम हो गया। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई जेडन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 प्लस, फिर जेडन क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा, इजिकल टू ई मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। क्या सर? जेडन मानक कप चेन विभव हो जाएगा, माइनस में 0.0591 डायरेक्ट लिखो बाई एन, मतलब लास्ट वाले समीकरण से लिखो, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। आगे हो जाएगा लॉग बेस 10, ऊपर क्या आएगा सर, जेडन सॉलिड की सांद्रता बटे
Zn आयन की सांद्रता जो इक्वस केस में है, हो गया। आपको पता है Zn सॉलिड क्या होगा भैया, 1 हो जाएगा। यहां से लिख देंगे तुरंत E Zn प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा सर, Zn सॉलिड इजकल टू E नॉट यानी जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस में 0.0591 बाई n लॉग बेस 10 1 बाई क्या हो जाएगा Zn आयन की सांद्रता। ठीक, ये आपका आ गया सर, किसका आ गया, जिंक का आ गया। अब अगर एक इलेक्ट्रोड की बात की जाएगी इस तरह से समीकरण, तो इस पर भी सवाल लगेगा। जब आपको एक इलेक्ट्रोड दे देगा, उसका मानक अपचयन विभव दिया रहेगा और उस इलेक्ट्रोड का क्या पूछ लेगा आपको, अलग समय में इलेक्ट्रोड विभव, तब क्या होगा सर, इस समीकरण से हम लगाएंगे डायरेक्टली। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, परेशान नहीं होना। जैसे समझ में आ गया इतना, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, चिंता नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं दोबारा बताऊंगा। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं सर, आएगा, जब तक आएगा नहीं तब तक जाना नहीं है। मैंने क्या कहा कि किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण ये हो गया सर, जिंक को उठाया था, जिंक के लिए ये हो गया, सेम उसी तरह जैसे पीछे आया था। ये कॉमन वैल्यू फिक्स रहेगी। अब यहाँ जो n होगा आपका अलग अलग होगा। जैसे मान लो यहाँ n 2 आया है तो आप 2 रख सकते हो, क्या 2 रख सकते हो। यहाँ n बराबर आप 2 रख सकते हो। सर क्यों रखेंगे, क्योंकि n जो है इलेक्ट्रॉन कितना, 2 ही है, तो यहाँ 2 रख सकते हो, लेकिन अभी नहीं रखेंगे। ये किसी के लिए हो सकता है। तो इस तरह का समीकरण जो लिखा जाएगा वो किसी एक धातु के लिए आएगा। अब इस पर सवाल कैसे आएगा, चलो मान लो एक क्वेश्चन मैं ढूंढ लूं। इतना हो गया, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो। हम तो दीवाने हुए यार, आ गया एक क्वेश्चन, मिल गया मेरे भाई, आ गया। 1 2 3 3 2 1, चलो आगे चलते हैं। 1 2 3 और 3 2 1। सर एक क्वेश्चन इसी के आधार पर एकदम हूबहू, एकदम ऐसे ही हम लगाएंगे। क्या लिखा हुआ है, 298 केल्विन ताप पर। क्या सर, 298 केल्विन ताप पर, प्यार से लिखो, ताप पर। उसके बाद दी गई समीकरण अर्ध सेल अपक्रिया, ब्रैकेट में लिखा अर्ध सेल अपक्रिया। क्या सर, अर्ध सेल अपक्रिया, क्या अर्ध सेल अपक्रिया, बंद कर दो। हेतु अपचयन की गणना कीजिए, समीकरण हेतु अपचयन विभव की गणना कीजिए। अपचयन विभव की गणना कीजिए, ये लिखा। उसके बाद आगे समीकरण भी लिखा आपको, है ना। समीकरण क्या लिखा है, लिखा हुआ है Ag प्लस जो इक्वस में है, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है और क्या बन गया, Ag यानी सिल्वर सॉलिड बन गया। ठीक, उसके बाद दिया है क्वेश्चन, और दिया है आगे भी। क्या सर, दिया है क्वेश्चन, अगर दिया है तो आगे क्या होगा सर, Ag जो आपका है उसकी सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान इसका दे दिया 0.1 मोलर, और E नॉट, क्या सर, सिल्वर के लिए E नॉट जो आपका है Ag प्लस और Ag सॉलिड का वो कितना दे दिया, 0 प्लस में 0.80। क्या सर, प्लस में 0 कहाँ गया यार, गायब हो गया, आ गया, 80 वोल्ट दे दिया है। ये आपका क्वेश्चन है, बस। क्या है सर, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनना, एक बार केवल सुनोगे आपको तुरंत आ जाएगा, तुरंत का तुरंत आएगा। देखो आपसे सर क्या पूछा है, आपसे यूं समझ जाओ कि यही पूछा है, ई क्योंकि ई नॉट दे दिया सर, ये पूछा है। अब आपको ये पूछा है तो इसी इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण लिख दो, तुरंत आए। क्या, इसी इलेक्ट्रोड के लिए निर्णय समीकरण लिख दो। क्या लिखेंगे सर, इसी इलेक्ट्रोड के लिए। अब देखो हम बात करते हैं, क्या सर, यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सर ई सिल्वर आयन, उसके बाद क्या, सिल्वर सॉलिड हो गया, इक्वल टू ई नॉट सिल्वर आयन, फिर क्या है, सिल्वर सॉलिड,
माइनस में 0.0591 अपॉन क्या सर n। अब n की वैल्यू कितनी होगी सर इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। चाहो तो डायरेक्ट रख दो, लेकिन अभी नहीं। क्या सर? लेकिन अभी नहीं रखना है। इसमें क्या लिखोगे? सिल्वर सॉलिड, और यहां क्या लिखोगे सर? सिल्वर आयन। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इक्वस लिखोगे ना? हाँ सर। इतना काम करने के बाद आपको वैल्यू रखनी है। क्या सर? सबकी वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है? n बराबर 1 रखना है, और इसकी जो सांद्रता होती है सिल्वर सॉलिड की, वो क्या होगी भैया? 1 होगी। और बाकी की सांद्रता आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका मान, यानी इसका मान दे दिया है इतना, इसका मान दे दिया है इतना। सर n का मान पता हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण में रखेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? चलें आगे। यस सर। देखो ध्यान से रखना, केवल आपको और कुछ करना नहीं है। एक कदम कामयाबी की तरफ। हम प्यार से सर, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले। आ गया सर। यहां से देखो, अब चेन वाली सांद्रता क्या है? ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है जरा देख लेते हैं प्यार से। ओ भैया जी, ई नॉट का मान दे दिया है 0.80 वोल्ट दे दिया है। यस सर। क्या है? 0.80 वोल्ट दे दिया है, माइनस आपका अगला क्या सर? 0.0591 बाई n का मान हो गया 1, क्योंकि n बराबर 1। लॉग बेस 10, ऊपर क्या आएगा सर? 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 0.1 मोलर। हो गया? यस सर। अब इसी को सॉल्व करना है। क्या? इसी को सॉल्व करना है सर। थोड़ा सा ऊपर चलें, प्यार से थोड़ा सा ऊपर चलें। देख लो भाई, देख लो। ई सिल्वर यानी कि अपचयन विभव सिल्वर का इक्वल टू मानक अपचयन विभव तो आपने रख ही दिया। हो गया माइनस में 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू तो भैया वही आएगी, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? 591, और गुणे करके लॉग बेस 10। इस दशमलव को अगर गायब करना चाहोगे तो 10 का गुणा नीचे ऊपर करोगे? हाँ सर करेंगे। इसको लिख दो 1 गुणे 10, और नीचे लिख दो 0.1 गुणे 10, यानी 10 का नीचे ऊपर हमने क्या किया? इसी में गुणा कर दिया। इस 10 का करेंगे तो हो जाएगा 10, इस 10 का करेंगे तो हो जाएगा 1। यस सर। क्या यह आ गया सर? 0.80 माइनस 0.591 क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 1। सर 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखा है क्या सर? 10 बेस 10 लिखा है, 10 बेस 10। यस सर। अब इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1 भाई। ए प्यार से, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां से लिखो खट से। क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे? 0.80 माइनस 0.0, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 0591 इंटू 1। क्यों? क्योंकि लॉग बेस 10 और 10 की वैल्यू होती है सेम 1। यस सर। अब हमें क्या है? इसी को सॉल्व करना है। क्या है? इसी को सॉल्व करना है। 0.80, इसको कर दो 0 0, पीछे ज्यादा अंक बढ़ा दो, माइनस में 0.0591। सर इसी को घटाने के बाद जो आएगा वो आंसर आएगा। क्या आएगा? मान लो 0 में से 1 नहीं जाएगा, हो जाएगा 10, 10 से 1 गया 9, यानी 1 आया 9। सर यहाँ से 9 से 9 गया 0। सर यहाँ आया था 9, 9 से 0, 9 से 5 जाएगा यार, पहले 9 से 5 गया सर 4, और यहाँ सर 7 बचेगा, 7, यही तो आएगा। उसके बाद सर पॉइंट, फिर क्या है सर? 0, यानी कि इतना वोल्ट आ गया भैया, इतना वोल्ट आया सीधा सीधा। क्या? 0.7409, आप 0.74 लिख सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इतना आसान सवाल, एकदम ऐसे लगेगा आपका सवाल। अब मैं बड़ा वाला फार्मूला लिख दूं। क्या सर? बड़ा वाला फार्मूला। बड़ा वाला फार्मूला जो होता है वो कैसे आएगा, उस फार्मूले को लिखते हैं, उसके बाद काम करते हैं आगे। 1 2 3 और 3 2 1 1 1। स्क्रीनशॉट हो गया? चलें आगे। यस सर। आइए बात करते हैं आगे से। सर 1 2 3 और 3 2 1 स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। चलो सर, अब हम बात करते हैं कि मान लो यहां से लिखेंगे। अब अगला टॉपिक आपका है ना, सेल अभिक्रिया के लिए, सेल अभिक्रिया के लिए निर्दिष्ट समीकरण। बात को सुनना ध्यान से। समीकरण देखो,
निर्णय समीकरण जो सेल अपक्रिया के लिए होगी वो क्या होगी, यहां से लिखेंगे माना हमारे पास कोई सेल है ए जिसके ए मोल है प्लस बी है, ये आपका साम्य अवस्था पे ना करो अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसे करो, सीधा सीधा हो गया। इसका क्या होगा सी और प्लस डी। ये मान लो कोई अपक्रिया चल रही है, उधर उत्पाद बना, इधर क्या अभिकारक है, ठीक चल गया। इसका जो निर्णय समीकरण होगा है ना, अब निर्णय समीकरण जो होगा उसको प्यार से सुनना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं निर्णय समीकरण, आपको कुछ करना नहीं है। आप लिखोगे ई सेल बराबर यहां लिखोगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल बाई एन, माना एन इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा लॉग बेस 10 है ना, लॉग बेस 10 इधर क्या होगा सक्रिय द्रव्यमान C का पे घाते C इंटू सक्रिय द्रव्यमान D का पे घाते D होल बाई सक्रिय द्रव्यमान A पे घाते A सक्रिय द्रव्यमान B पे घाते B। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप पूछोगे सर ऐसा क्यों लिखा गया। एक मिनट के लिए पीछे आ जाओ थोड़ा सा। जब आप यहां आए थे यहां, तो आपने ऊपर कौन सा लिखा था उत्पाद वाला, ऊपर क्या आया था उत्पाद का आया था, नीचे क्या आया था अभिकारक का आया था। तो इस केस से हम वहां लिख रहे हैं क्या, आगे जो उत्पाद वाला आया है उसको ऊपर लिखते हैं और अभिकारक की सांद्रता को नीचे लिखते हैं। अब बात आती सर घात क्यों लगाया जाता है। घात इसलिए लगाया जाता है, मैं बताता हूं क्यों लगाया जाता है। देखो घात इसलिए लगाते हैं, ये जो है ये घात इसलिए लगा रहा है, ये बता रहा है कि भाई हमारे पास जो सांद्रता C है, जो अभिकारक जो उत्पाद C है वो कितनी बार है, C बार है। मतलब उसकी कणों की संख्या मान लो N बार है, M बार है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी बार होगा उसकी सांद्रता उतनी गुनी हो जाएगी। क्या उतनी गुनी, जैसे कहने का मकसद कि मान लो हमारे पास 2 H2O लिखा है और H2O की सांद्रता जो आपकी है 0.1 है, तो सर ये दुगना है कि नहीं है, दुगना है ना सर। अगर एक की सांद्रता 0.1 है तो अगर करेंगे तो इसका दुगना कर देंगे। क्या इसका दुगना करेंगे, बात को समझना ध्यान से। इस वजह से ये लिखा जाता है घात। और बाकी आपको ये जो लिखने का एक तरीका है अभिक्रिया वेग समीकरण से लिखा जाता है, जो आपको मैं अगले चैप्टर में, क्या सर अगला चैप्टर कौन सा होगा, रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक में आपको ये बताया जाएगा सर क्यों घात ऊपर आता है, पूरा सिद्ध करके। अभी फिलहाल बस इतना जानो कि जब लगा है तो कणों की संख्या है, इस कणों की संख्या क्या है, इसको घात के रूप में लिखा जाता है। आ गया सर, ये आपका हो गया सर एक निर्णय समीकरण किसे, सेल अपक्रिया के लिए। अब मान लो सेल अपक्रिया हमारी गैल्वेनिक सेल है या रासायनिक सेल है, क्या वैद्युत रासायनिक सेल, जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो क्या होगा। देखो सर जिंक इलेक्ट्रोड है अगर तो कॉपर इलेक्ट्रोड, इसी प्रकार जेडियन, क्या सर जेडियन सॉलिड और क्या सर कॉपर इक्वस चेंज टू क्या हो जाएगा जेडियन इक्वस +2 है ना, और क्या है कॉपर सॉलिड हो जाएगा। ठीक ये आ गया सर। इतना होने के बाद अगर हम इस समीकरण के लिए अगर निर्णय समीकरण लिखें, इसके लिए समीकरण की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होल बाई क्या हो जाएगा सर n लॉग बेस 10। क्या हो गया सर, ऊपर आएगा किसकी, अभी उत्पाद की, जैसे इधर वाला ऊपर था वैसे इधर वाला ऊपर रहेगा। तो क्या हो जाएगा जेडियन, ध्यान से सुनना, इक्वस +2 की सांद्रता और कॉपर सॉलिड की सांद्रता हो गया होल बाई, ध्यान से सुनना, इसी के कारण लिख रहे हैं, इसी के आधार पर। नीचे क्या सर इधर वाले की सांद्रता, क्योंकि नीचे क्या था सर इधर वाला था, तो हम इधर वाले की सांद्रता लिखेंगे, जेडियन सॉलिड की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता। ठीक ये हो गया। अब आपको एक चीज पता है कि सर जो सॉलिड अवस्था अर्थात ठोस अवस्था में जो धातु होता है उसकी सांद्रता 1 इकाई मानी जाती है। सर ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, दोनों की सांद्रता 1 इकाई मानेंगे। क्या मानेंगे हम, दोनों की सांद्रता 1 इकाई। चले सर 1 2 3 और 3 2 1। ठीक आ गया सर। आगे हम बात करें अगर, देखो
यहां से लिखेंगे एम सॉलिड, सॉरी एम का है लिखें यार, जिंक लिखें, जेडन सॉलिड बराबर कॉपर सॉलिड बराबर क्या सर, 1 मोलर, क्या होगा 1 मोलर होगा। यहां से लिखेंगे तब भैया क्या हो जाएगा आपका ई सेल इजकल टू क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, जहां एन इलेक्ट्रॉन होंगे बेस 10, ऊपर क्या बचा जेडन, क्या बचा सर जेडन प्लस 2 इक्वस में किस सांद्रता बटे नीचे क्या है कॉपर प्लस 2 इक्वस में सांद्रता आ गया। यहां से सर एक समीकरण निकल के आया सेल अपक्रिया के लिए, जब आपका गैल्वेनिक सेल होगा, क्या सर गैल्वेनिक सेल होगा, यस सर डेनियल सेल होगा, यस सर, तब आपका लिखा जाएगा। इसके आगे हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे सर अगली वीडियो में। क्या अगली वीडियो में आपको इतना समझाना है, इसके आगे हम न्यूमेरिकल बताएंगे और कुछ हिंट और देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप बताओ इतना आपको समझ में आया एकदम आराम से, क्या आपको ये समझ में आ गया, यस सर। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आए, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आने वाला सेशन जो आपका होगा और भी अच्छा होगा। वादा किए हैं तो पूरा करेंगे, चिंता नहीं करना है सर, क्या होगा चिंता नहीं करना है, उसके लिए हमने कहा तो पूरा करेंगे, बस आप हिम्मत लगाए रखना। अगली वीडियो में इसके साथ न्यूमेरिकल बताएंगे और इसको आगे और कैसे मॉडिफाई किया जाता है वो बताएंगे आपको। आई होप अच्छे समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं आपका अगला सेशन और भी अच्छा होगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, और अपना ख्याल रखना, परिवार को भी रखना। गुड बाय, गुड नाइट।